हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति लगरखा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बायो का। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए हम इसको कई पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लेते हैं 3 टॉपिक। व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल। इससे नीट का जो करंट पैटर्न है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, स्पेशली बायो के लिए। तो आपको एनसीईआरटी से बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी को इतने अच्छे से पढ़िए कि उसकी एक एक लाइन आपको याद हो जाए। एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आते हैं, लाइन कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो पार्ट वन में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, चलिए सेकेंड स्लाइड। all organisms are composed of cells. All organisms are composed of cells. Some are composed of single cell are called unicellular organisms, while others like us composed of many cells are called multicellular organisms. ठीक है, चलिए organisms। ठीक है, organisms दो तरीके के होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर, ठीक है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। ठीक है, यूनिसेल्युलर। अगर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना तो यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल से बना हुआ है ऑर्गेनिज्म तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर। एंड अगर मैनी सेल्स से बना हुआ है, मैनी सेल, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीसेल्युलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट, आपको हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living। अब यहाँ पे देखिए, डज नॉट एंश्योर, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एनसीईआरटी यहीं पे खेल जाएगा, यहीं से क्वेश्चन दे देगा। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है। एनीथिंग, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और इसमें से विच इज नॉट करेक्ट, और यहाँ पे लाइन चेंज कर दी जाएगी। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, और आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखना है। हेंस सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, ये आपको सेल के बारे में याद रखना है। सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। स्टेटमेंट का ऑप्शन है, पढ़िए। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है इसमें से। इनकरेक्ट ऑप्शन इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जो लाइनें हम पढ़ चुके हैं उसी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। एक एक वर्ड को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द सेल। ये अभी हम आगे के पैरा में पढ़ेंगे। तो इसमें से इसका आंसर कौन सा है, ये याद है आप लोगों को? अभी हमने पहले पढ़ा था ना पिछली स्लाइड में। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पे इस शब्द, यहाँ पे ये क्यों ऑप्शन गलत, इसी ऑप्शन को क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट की जगह पे डिपेंडेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइफ सेल। Robert Brown later discovered the nucleus. The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed
ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। ठीक है, चलिए यहाँ पे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड लाइव सेल। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। डिस्कवर्ड, ये आपको आपको क्या करना है इस चैप्टर में, एक साइंटिस्ट के नाम अलग से लिख लेने हैं। ठीक है, अगर मुझे देखती हूँ मैं ये आगे लिखवा दूंगी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइव सेल, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइव सेल। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। या रॉबर्ट ब्राउन जब अपन सेल पढ़ते हैं तो उसमें जो न्यूक्लियस का पार्ट बनाते हैं अपने डायग्राम्स में, उसमें न्यूक्लियस थोड़ा डार्क कलर का रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमको याद रखना है कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन, और न्यूक्लियस कैसे रहता है, ब्राउन। ये याद करने की ट्रिक है। ठीक है, ये चीज कहीं लिखी हुई नहीं है। चलिए, सेल थ्योरी, अब हम देखते हैं सेल थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इन 1838 Matthias Schleiden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which forms the tissues of plant. At about the same time, Theodore Schwann, 1839, British zoologist, studied different type of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells. On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. ठीक है, चलिए इस पैरा में हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट था। 1838, ये आपको डेट याद रखनी है, 1838, मैथियस श्लीडन, ये कौन थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट्स पे काम किया, एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म्स द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। एट अबाउट सेम टाइम थियोडोर श्वान ने 1839 में, एक जो कि कौन थे, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने एनिमल सेल पे काम किया। ठीक है, एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall क्या है, ये यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, प्लांट सेल में यूनिक कैरेक्टर होता है सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और इस बेसिस पे श्वान ने क्या प्रपोज किया था, हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, हाईलाइटेड पोर्शन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये आपके ऑन द टिप्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए, श्लीडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी, श्लीडन एंड श्वान। ठीक है, हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा था, हमने पीछे वाले पार्ट में देखा था कौन बॉटनिस्ट था, कौन जूलॉजिस्ट था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। Schleiden and Schwann together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells are formed. Cell theory किसने दी थी, Schleiden and Schwann ने। इन्होंने इसमें क्या बताया था सेल थ्योरी में, कि सभी प्लांट और एनिमल टिश्यूज जो हैं वो सेल से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन इनका ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने ये नहीं बताया कि नई सेल कैसे बनती। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था सेल थ्योरी का। फिर आए रुडोल्फ विर्चो कब आए थे, 1855 में, और इन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आप देखेंगे भी, आपको बहुत सारे PYQs मिल जाएंगे। तो इन्होंने बताया था कि जो न्यू सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। ये किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने। और इस चीज को श्लीडन एंड श्वान ने इस चीज को
कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया था, ठीक है, उन्होंने बस सीधे सेल थ्योरी के अपना एक स्टेटमेंट दे दिया था। ही modified the hypothesis of Schleiden and Schwann to give the cell theory a final shape। तो रुडोल्फ विर्चो ने हमें बताया था कि जो न्यू सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, एंड ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ श्लीडन एंड श्वान टू गिव द, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो हम टुडे सेल थ्योरी पढ़ते हैं वो हमें क्या बताती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये हमें किसने बताए थे, रुडोल्फ विर्चो ने। चलिए इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर रिगार्डिंग सेल डिवीजन वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, ठीक है, वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, तो रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है यहां से, inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus, ठीक है। इनसाइड हर सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, हर सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। दिस न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में क्या होता है, दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इस न्यूक्लियस में क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए रहता है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो सेल्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें क्या रहता है, लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, ठीक है। चलिए ये हमें एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both the plant and animal cells. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state, ठीक है। इसमें ये आपका PYQ भी है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, ये बहुत अच्छी लाइन है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको आएगा, यहाँ पे कुछ चीजें चेंज कर दी जाएंगी, एनसीईआरटी यहीं पे खेल जाएगा। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, तो यहाँ पे ओनली प्लांट कर देगा, ओनली एनिमल कर देगा, बोथ नन, ठीक है। और यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर लाइन नहीं पढ़ोगे तो। इन बोथ prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of cell. Both prokaryotic and eukaryotic cells में क्या होता है, semi-fluid matrix, बोथ सेल में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना of cellular activities in both the plant and animal cells. Cytoplasm क्या है, main arena of cellular activities in both the plant and animal cells. जितनी भी सेल में एक्टिविटीज होती हैं वो कहां पे होती हैं, साइटोप्लाज्म में। आपको टर्म याद रखना है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state, ठीक है। सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं वो सब कहां पे होती हैं, साइटोप्लाज्म में। ये क्वेश्चन हम देखते हैं स्टेटमेंट वाइज, एआर क्वेश्चन है। ऑल सेल्स अराइज
फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये हमने पढ़ा था स्टेटमेंट। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, ये सही है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका आंसर चले जाए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, besides the nucleus besides the nucleus the eukaryotic cells have other membrane bound distinct structures called organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies and vacuoles. ठीक है, the prokaryotic cells lack such membrane bound organelles. तो यहां पे हमको क्या मिल गया, दोनों में डिफरेंस देखने को मिल गया, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। राइबोसोम कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। फाउंड इन ऑल सेल बोथ, दोनों में मिलता है, यूकैरियोटिक में एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। तो राइबोसोम कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। इससे पहले हम किसकी बात कर रहे थे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की। और राइबोसोम कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो कि कहां मिलता है, बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, बोथ सेल्स में। विद इन द सेल के अंदर, विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली साइटोप्लाज्म। सेल में राइबोसोम्स ना केवल साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, बट also within the two organelles, chloroplast in plants and mitochondria and on rough ear, ठीक है। विद इन द सेल जो राइबोसोम है ना केवल साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईयर, ठीक है। तो इसको राइबोसोम हमने क्या देख पड़ा, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम कहाँ कहाँ, राइबोसोम एक तो कैसे होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, और रफ ईआर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलते हैं, ठीक है। फिर क्या, क्लोरोप्लास्ट किस में मिलता है, प्लांट सेल्स में मिलता है, प्लांट्स में मिलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स के बारे में हम बात हो गई। अब एनिमल सेल्स कंटेन another non-membrane bound organelle called centrosome which helps in cell division, very important, ठीक है। एनिमल सेल, हमने यहाँ पे दो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। तो यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हो गए, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन। प्लीज राइटिंग को इग्नोर करिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, जो सभी सेल्स होती हैं, सभी सेल्स चाहे प्लांट सेल्स हो चाहे एनिमल सेल्स हो, सभी सेल्स एक जैसी नहीं रहती हैं, उनका साइज अलग होता है, शेप अलग होता है, एक्टिविटीज अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल mycoplasmas smallest cells are only 0.3 micrometer in length while bacteria could be 3 to 5 micrometer, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हम इसको, इस लाइन को अलग कर लेते हैं, माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। साइज क्या होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरियल सेल 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक।
The largest isolated single cell, not longest, largest isolated single cell is the egg of an ostrich. ठीक है, ये तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी है? लार्जेस्ट सिंगल सेल कौन सी है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच एग, लार्जेस्ट सिंगल सेल, नॉट लॉन्गेस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ सेल्स के साइज आगे दिए हुए हैं, आपको ये चीज याद रखनी है। एमंग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें हम तो ह्यूमन आरबीसी का साइज कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। आपको ये भी याद रखना है कि किसका साइज डायामीटर में बात कर रहा है, किसका लेंथ में बात कर रहा है। तो ह्यूमन आरबीसी का साइज कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ठीक है, ह्यूमन आरबीसी का साइज कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। फिर आगे चलते हैं। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, यहां पे लॉन्गेस्ट सेल की बात की गई है। लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी है? नर्व सेल। ठीक, नर्व सेल्स कौन सी है? लॉन्गेस्ट सेल है। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, है ना। शेप में भी, अभी हमने साइज की बात की, यहाँ पे सेल के साइज की बात करी हमने, अब हम उनके शेप के बारे में बात करेंगे। तो सेल का शेप भी उनके काम के आधार पे अलग अलग होता है। कुछ सेल्स कैसी डिस्क लाइक हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, कॉलमनर हो सकती हैं, क्यूबॉइडल हो सकती हैं, थ्रेड लाइक हो सकती हैं और इवन इरेगुलर हो सकती हैं। ठीक है, ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि डिस्क लाइक सेल कब होगी। ये सब फंक्शन के आधार पे सेल का शेप डिसाइड होता है। जहां जिसको जैसी जरूरत पड़ी वैसी सेल्स वहां पे प्रेजेंट होती हैं। डिस्क लाइक हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती है, कॉलमनर हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है और इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। द शेप, सेल का जो शेप है वो किसके साथ वेरी करता है? शेप ऑफ द सेल का जो शेप है वो मे वेरी विद द फंक्शन, जैसा फंक्शन रहेगा उसके आधार पे सेल का शेप रहता है। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन। A common characteristic feature of plant sieve tube cells and most of mammalian erythrocyte is, तो absence of nucleus। ठीक है, ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन भी डला हुआ है। करेक्टली मैच्ड। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल हमने पढ़ा था। ठीक है, ये सही है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, ये भी सही है। नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल है, ये भी सही है। सेंट्रोसोम हेल्प इन सेल डिवीजन, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 2 3 4। ठीक है, एनी डाउट? चलिए अब हम देखते हैं सेल के शेप्स। तो सबसे पहले है ह्यूमन एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम और उसकी लेबलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी डायग्राम को पढ़ना है। चलिए पहला देखते हैं आरबीसीज का शेप कैसा दिया है? राउंड एंड बाय कॉनकेव। याद रखना है हमको, ह्यूमन आरबीसी का शेप आप लोग अच्छे से देखिए। ह्यूमन आरबीसीज कैसी होती है? राउंड होती हैं और बाय कॉनकेव। आरबीसीज कैसी होती है? राउंड होती हैं एंड बाय कॉनकेव। वहीं पे डब्ल्यूबीसीज कैसी होती है? डब्ल्यूबीसी का शेप देखिए, अमीबॉइड शेप का है ना, कोई भी रेगुलर शेप नहीं है, अमीबॉइड शेप की। तो हमारी आरबीसीज कैसी थी? राउंड एंड बाय कॉनकेव। और डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है? अमीबॉइड। ठीक, फिर है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स कैसी होती हैं? लॉन्ग एंड नैरो। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स कैसी होती हैं? कैसी होती है? लॉन्ग होती है और नैरो होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? आरबीसीज कैसी होती हैं? राउंड एंड बाइकॉनकेव होती हैं। डब्ल्यूबीसीज कैसी होती हैं? अमीबॉइड होती हैं। और कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स कैसी होती हैं? लॉन्ग एंड नैरो होती हैं। ठीक है, नर्व सेल्स कैसी होती हैं? ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। ठीक है, नर्व सेल्स, ये ऊपर से डायग्राम लिया गया है। ये क्या है इसका? ये डेंड्राइट्स है, जो ब्रांचिंग हुई ना, ये इसके डेंड्रॉन्स है। ठीक है, तो नर्व सेल कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है और लॉन्ग, ये आपको याद रखना है। ट्रैकेट कैसे होता है? इलोंगेटेड होता है। ठीक है, और मीजोफिल सेल्स कैसी होती है? राउंड एंड ओवल। मीजोफिल सेल्स कैसी होती है? राउंड एंड ओवल।
आरबीसीज कैसी थी, राउंड एंड बाय कॉनकेव, कंफ्यूज नहीं होना है बहुत अच्छे से। आरबीसीज कैसी थी, राउंड एंड ओवल। मीजोफिल्स कैसे, राउंड एंड बाय कॉनकेव, सॉरी। आरबीसीज कैसी थी, कैसी है, राउंड एंड बाय कॉनकेव। और मीजोफिल्स कैसी है, राउंड एंड ओवल। आरबीसीज बाय कॉनकेव और मीजोफिल्स ओवल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली। तो आरबीसी हमने क्या पढ़ा, राउंड एंड बाइकॉनकेव, ये सही है। डब्ल्यूबीसी कैसी है, अमीबॉइड है, ये भी सही है। मीजोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल, राउंड एंड ओवल, ये भी सही है। कॉलमनर सेल्स लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, तो कॉलमनर सेल के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कॉलमनर सेल लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, याद रखना है। कॉलमनर सेल कैसे होते, लॉन्ग एंड नैरो, यहाँ पे ब्रांच्ड की जगह पे क्या होना चाहिए था, नैरो, ठीक है। तो यहाँ पे विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये ध्यान रखना है टिक करते समय कि हमको, ठीक है, चारों ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, हम चारों ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है और हम ये ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर कॉलम फोर्थ डी। चलिए, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आगे ही और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड प्रेस द हिट बेल आइकॉन। थैंक यू।